हाय गाइस, मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 एसी करंट का लास्ट लेक्चर। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर करेंगे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ इससे पहले आपको सारा समझ में आ गया था और आपने सारा नोट भी कर रखा है ना। आपके सारे नोट्स तैयार हैं, सब कुछ तैयार है। सवाल आपसे हो रहे हैं, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज आपसे हो जाएगी, है ना। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आपसे हो जाएंगे और लगभग हमने कर भी दिए हैं, बराबर है। यस यस यस। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर है जिसमें हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स, बराबर है। यस, देखो क्या है आज का टॉपिक हमारा। आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसफार्मर। आओ थोड़ा देर चर्चा करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर शब्द आपने कहां सुना इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। जब इस चैप्टर की मैं पहली क्लास ले रहा था तो उस पहली क्लास में मैंने आपको एक बात बोली थी कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के अंदर जो डिफरेंस मैं आपको बता रहा था कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है, डायरेक्ट करंट क्या है। तो इसमें जो डिफरेंस मैं आपको बता रहा था इसमें एक डिफरेंस ये आया था कि अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग एक सिटी से दूसरे सिटी में भेजते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लो दिल्ली है ना। अब दिल्ली से हमें क्या करना है, मान लो हरियाणा के किसी छोटे शहर में, छोटे गांव में बिजली को भेजना है, बराबर है। अब बिजली जो हम भेजेंगे, हम अल्टरनेटिंग करंट भेजेंगे, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है ना, अल्टरनेटिंग करंट के बीच बीच में हम क्या लगाते हैं, ट्रांसफार्मर। आपने देखे होंगे ट्रांसफार्मर, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लग रखे होते हैं। ये ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, इन ट्रांसफार्मरों का काम होता है करंट को बढ़ाना या करंट को घटाना। अब एक सेकंड, करंट बढ़ाएंगे कैसे, करंट घटाएंगे कैसे, तो वोल्टेज पे आते हैं। क्योंकि करंट तो तब आएगा ना जब वोल्टेज आएगा। अरे बच्चा तब आएगा जब पिता आएगा, माता आएगी, हाँ है ना, वही मैं कहना चाह रहा हूं। तो हम करेंगे क्या, ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट के भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा, और वोल्टेज को घटाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस यस यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होता है, ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, या तो वोल्टेज को बढ़ाएगा या वोल्टेज को कम करेगा। इट इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग एंड अल्टरनेटिंग करंट ऑफ लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज के करंट को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, बराबर है। यस यस यस। और ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी पे काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता, बराबर है। यस। इट इज, अच्छा ऐसा क्यों होता होगा ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये अल्टरनेटिंग करंट पे ही काम क्यों कर रहा है ट्रांसफार्मर, डायरेक्ट पे क्यों नहीं कर रहा भाई काम। इफ इट इंक्रीजेस इनपुट वोल्टेज, अगर वो वोल्टेज को बढ़ा दे, मान लो यहां से तुमने वोल्टेज भेजा, मान लो 10 वोल्ट का करंट यहां से आ रहा है। अगर 10 से बढ़ के मान लो 20 वोल्ट हो गया, अगर वोल्टेज बढ़ गया तो इसको हम कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप, इसने वोल्टेज को बढ़ाया है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर वोल्टेज घट गया, यानी इनपुट ज्यादा है 10 और आउटपुट हो गया 5, इसने घटा दिया ट्रांसफार्मर ने, तो इसे हम कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो जो क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ाएगा या वोल्टेज को कम करेगा, बराबर है। हाँ है ना, हाँ है ना। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा है, जो क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ाएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कौन सा है, जो वोल्टेज को घटाएगा, बराबर है। यहां से करंट आ रहा है एक पर्टिकुलर वोल्टेज का, बीच में ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर कोई ना कोई क्या करेगा, गेम करेगा, ठीक है। क्या वर्किंग प्रिंसिपल होती है इसकी, इसको भूल जाओ, मैं डायग्राम बना रहा हूं, उसको समझो। देखो बहुत ध्यान से, हमारे पास क्या होता है, एक ऐसे मान लो एक क्या है, सॉफ्ट आयरन का कोर होता है। ये है हमारे पास सॉफ्ट आयरन का कोर। ये हमारे पास सॉफ्ट आयरन का कोर। ये है हमारे पास ऐसे सॉफ्ट आयरन का कोर है। एक और लेयर बना देते हैं यार। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक सॉफ्ट आयरन का कोर है, बराबर है। यस 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 यस। अब इसके अंदर हमने क्या किया है,
हम ना एक कॉइल, दो कॉइल लेंगे, हम क्या लेंगे, दो कॉइल। सोच के देखो कितना बढ़िया है, यहां से करंट आ रहा है, बीच में ट्रांसफार्मर है, और ट्रांसफार्मर कैसा है, ऐसा कुछ है ना। हम एक कॉइल जो लेंगे, उस कॉइल को ऐसे इस पर लपेट दिया, कॉइल को इस पे लपेट दिया, है ना। तो ये कॉइल को इस पे हमने क्या किया, लपेट दिया, और इस कॉइल के अंदर साफ दिख रहा है ये, यस। और इस कॉइल के अंदर जो हमने भेजा करंट वो था एसी करंट, है ना। इस कॉइल के अंदर हमने करंट को क्या कर दिया, लपेट दिया, वो सॉरी कॉइल को लपेट दिया। कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स है, लेट सपोज वो है N1, N1। कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गए, N1। कॉइल का जो ईएमएफ था वो था E1, E1 मैंने ईएमएफ बोल दिया कॉइल का, इसका एसी सोर्स का। और यहां से जो करंट निकल रहा है यह है I1। तीन चीजें हो गई। एक तो क्या, आपने जो कॉइल लपेटी, आपने जो उस पे कॉइल लपेटी, उस कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, N1। आपने ईएमएफ क्या दिया, E1, और आपने वहां से करंट कितना निकल रहा है, I1। अब एक दूसरी कॉइल होगी, है ना, दूसरी कॉइल होगी। अब उस दूसरी कॉइल को हम दूसरे छोर पे, हालांकि इसको एक साथ ही लपेटते हैं, पर डायग्राम आपको अच्छा दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा। अभी मैं बताऊंगा, जब मैं इसका लॉसेस बताऊंगा ना, एनर्जी का पावर लॉसेस बताऊंगा, तब मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसा होता है। तो ये मेरे पास दूसरी तार है, लेट सपोज। तो ये आ गई हमारे पास दूसरी कॉइल। अब इस दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस होगा, ये दूसरी कॉइल है, ये क्या है, दूसरी कॉइल। दूसरी कॉइल में लेट सपोज नंबर ऑफ टर्न्स है N2। नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, N2। नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, N2। नंबर ऑफ टर्न्स है N2। इसके अंदर करंट आ रहा है लेट सपोज I2। इसके अंदर करंट आ रहा है I2। इसका ईएमएफ है E2। इसका ईएमएफ क्या है, E2। इस कॉइल को हमने बोला प्राइमरी कॉइल। इस कॉइल को हमने बोला प्राइमरी कॉइल। जिस कॉइल के अंदर हम करंट भेजेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कॉइल। इसके अंदर करंट हमने नहीं भेजा, इसके अंदर करंट हमने नहीं भेजा, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। एक हो गई हमारे पास प्राइमरी कॉइल, एक हो गई हमारे पास सेकेंडरी कॉइल, बराबर है, यस। प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स N1, करंट I1, वोल्टेज है, वोल्टेज E1 या ईएमएफ E1। इसका ये सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। अब होगा क्या, इसके वजह से फ्लक्स चेंज, प्राइमरी कॉइल के वजह से फ्लक्स चेंज होगा। क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज। और आप लोगों ने पढ़ रखा है म्यूचुअल इंडक्शन, हाँ ना। एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस, एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, हाँ है ना। तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से क्या होगा, इसके अंदर, अब देखो अल्टरनेटिंग करंट की वजह से ही क्यों स्टेप अप, अल्टरनेटिंग ट्रांसफार्मर अल्टरनेटिंग करंट पे काम क्यों कर रहा है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट चेंज होता है। अल्टरनेटिंग करंट चेंज होता है, करंट क्या आएगा, पहले ज्यादा फिर कम, फिर डायरेक्शन चेंज करेगा, कम फिर ज्यादा, हाँ है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं अल्टरनेटिंग करंट अपनी वैल्यू को चेंज करेगा। अगर यहां से करंट चेंज होगा, अगर अल्टरनेटिंग करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो लल्ला फ्लक्स चेंज होगा। क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। क्या चेंज होगा, फ्लक्स। तो फ्लक्स चेंज होगा, और जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो अगले वाले में, इस वाली कॉइल में भी क्या इंड्यूस होगा, करंट। और दूसरी वाली कॉइल में जब करंट इंड्यूस होता है तो इसी को तो हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, हाँ या ना, अरे हाँ बोलना है यार, हाँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इस कॉइल में करंट अपने आप चेंज होता है। करंट अपने आप चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अल्टरनेटिंग करंट है, भैंस की टांग। और अल्टरनेटिंग करंट चेंज होता है जिस कारण दूसरी वाली कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होता रहता है, बराबर है। असल में ना, मैं तुम्हें सही बताता हूं, देखो इसको कैसे बनाया जाता है। इसको ऐसे बनाया जाता है, मान लो ये एक कॉइल है, असल में ये ऐसे होता है,
ऐसा होता है। एक तार हम ऐसे करके लपेटते हैं, एक तार हमने ऐसे करके लपेट दी, और जो ये दूसरा वाला होता है ना, जिसको मैंने सेपरेट करके बना रखा है, असल में ये ऐसा होता है। ऐसे, मतलब ये ना एक साथ ही लपेट रखे होते हैं ये। अरे वो तो हम डायग्राम समझाने के लिए आपको अलग अलग बता रहे हैं, पर असल में क्या है, वो दोनों एक साथ ही एक ही उस पे लपेट रखे होते हैं वो, हाँ है ना। एक ही कॉइल पे वो एक तार ऐसे करके इधर जा रही है और एक तार ऐसे ऐसे करके इधर जा रही है, हाँ है ना। यहाँ से करंट आ रहा है, अब करंट चेंज हो रहा है। अब देखो इस पे अगर दो तारे ऐसे करके लपेट रखी है, दिख रहा है ये, यस। अगर इस पे दो तारे ऐसे करके लपेट रखी है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसके अंदर करंट भेजा तुमने आई, अब करंट चेंज होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। अब इस कॉइल की वजह से फ्लक्स बार बार चेंज हो रहा है, फ्लक्स बार बार चेंज हो रहा है, फ्लक्स बार बार चेंज हो रहा है, फ्लक्स बार बार चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज होने से दूसरी वाली कॉइल के अंदर क्या इंड्यूस होगा, फ्लक्स चेंज होने से करंट इंड्यूस होगा। अरे ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, है ना। फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, भैंस की तरह करंट इंड्यूस होगा उसके अंदर। बात समझ में आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन याद है ना यार, एक कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होने से दूसरी कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो जाए, ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, उसे हम क्या कहते थे, म्यूचुअल इंडक्शन। अब तुम्हें सारा पढ़ नहीं रखा तो मैं क्या करूं इसमें यार। तो ये था इसकी वर्किंग प्रिंसिपल। ये क्या है इसकी वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल में क्या होता है बेटा हमारे पास, वर्किंग प्रिंसिपल में हमारे पास क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल में हमारे पास क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल में ये देखो क्या कह रहा है, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है, दैट इट इज व्हेन अ चेंजिंग करंट इज पास थ्रू वन ऑफ द इंडक्टिवली कपल्ड कॉइल। कपल्ड कॉइल में से एक कॉइल के अंदर जब चेंजिंग करंट पास होता है, चेंजिंग करंट से उसका लेना देना किससे है, अल्टरनेटिंग करंट से। Changing current is passed through one of the inductively coupled coil and induced EMF set up in the other coil। पहली वाली के अंदर जब चेंजिंग करंट आएगा तो दूसरी वाली के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि चेंजिंग करंट की वजह से फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। बराबर है, यस। द कॉइल इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाईज इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल। जिसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करी जाती है उसे हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, हाँ है ना। और जिसके अंदर ये कह रहा है द कॉइल फ्रॉम विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज क्या बोलते हैं उसे, ड्रॉन, यहां से सप्लाई करी है और यहां से निकाली है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कॉइल। कोई डाउट नहीं। यहां पे मैं लिखना चाहूंगा हेयर, हेयर कौन क्या क्या है, हेयर N1 क्या है, N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। बेटा इन्हीं का खेल है पूरा का पूरा, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। हमारे पास क्या है, E1 क्या है, EMF ऑफ प्राइमरी कॉइल। E2 क्या है, EMF ऑफ सेकेंडरी कॉइल। हमारे पास क्या नाम है, I1 क्या है, करंट इन प्राइमरी कॉइल। हमारे पास I2 क्या है, करंट इन सेकेंडरी कॉइल। समझ गए 6 टर्म्स। इन 6 टर्म्स के ऊपर, अरे ट्रांसफॉर्मर बड़ा हलवा टॉपिक है यार, बड़ा हलवा टॉपिक है यार। बस तुम्हें अगर डायग्राम समझ में आ जाता है, ऐसे है ऐसे ऐसे, कुछ था इसमें पढ़ने में नहीं, बराबर है। ट्रांसफॉर्मर क्या है, डिवाइस है जो वोल्टेज को बदलेगा, है ना। जो अगर बढ़ा रहा है तो स्टेप अप, अगर यहां से बढ़ा रहा है तो स्टेप अप, अगर यहां से घटा रहा है तो ये क्या होगा, स्टेप डाउन, बराबर है। प्राइमरी कॉइल, यहां से हम इनपुट सप्लाई करेंगे, क्या सप्लाई करेंगे, इनपुट सप्लाई। प्राइमरी कॉइल से क्या होगा, इनपुट सप्लाई। कहां लिखूं, जगह भी तो नहीं है, इनपुट सप्लाई, छोड़ो आगे लिख दूंगा, बराबर है, इनपुट सप्लाई, बराबर है। और वहां आउटपुट ड्रॉन निकाला जाता है, बराबर है। फटाफट इसको नोट करो, एक बार मैं आगे बढ़ रहा हूं। 5 4 3 2 1। अब ध्यान से,
अरे तुम्हें लग रहा है बहुत बड़ी डेरिवेशन होगी, इतने में खत्म हो जाएगी, कोई डेरिवेशन वेरिएशन कुछ नहीं है इसमें, हलवा टॉपिक है, हलवा। अच्छा मैंने कोर तो समझाया नहीं, कोर कहते हैं इसको, ये जिसपे कॉइल लपेटी हुई है ना इसको, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल वाउंड ऑन अ सेपरेट लिम्स, सेपरेट लिम्स पे वाउंड कर रखी है ऑन अ सेपरेट लिम्स ऑफ अ कोर, सो दैट द कोर इज लार्जली सराउंडेड बाय द कॉइल, ताकि उस पे ज्यादा कोर ढंग से लपेटी जा सके, है ना, ताकि इफेक्ट ज्यादा आए, फ्लक्स ज्यादा आए, बराबर है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा आए। अब देखो देखो, अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां तक तो हमारा हो गया था। वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग ये जानते हैं, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा होता है वैसे, है ना, बी डॉट ए, वेक्टर बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब ध्यान से अगर देखो, अगर करंट की डायरेक्शन इधर है, अगर इसमें करंट ऐसे है, बाहर को करंट ऐसे है, तो अगर मैं करंट की डायरेक्शन, करंट ऐसे घूम रहा होगा ना, यहां से जाएगा ऐसे 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 और एंड में ऐसे निकल गया, अरे हाँ है ना, तो अगर करंट ऐसे इस कॉइल पे ऐसे 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 जा रहा है, ऐसे 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 जा रहा है करंट, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगा, ऊपर को, मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगा, ऊपर को, अरे हाँ है ना, मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगा, ऊपर को। अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन कहां आएगी, ऊपर को, जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आएगी वो आएगी ऊपर को, और इस कॉइल का एरिया वेक्टर भी ऊपर को, तो कॉस थीटा वैसे जीरो हो जाएगा। अरे इस कॉइल का, ये सर्कुलर कॉइल है, एक को पकड़ लो, इसका एरिया वेक्टर ऊपर और करंट ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, है ना, तो बी ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा इस केस में, कॉस थीटा 1 हो जाएगा, तो फ्लक्स कितना बच गया, बी ए। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, मैंने तुम्हें क्या बताया, मैंने तुम्हें ये बताया कि दोनों कॉइल को ऐसे एक साथ ऐसे उस पर लपेटा जाता है, वाउंड किया जाता है ऐसे, बराबर है ना, तो बेटा जो इसके लिए फ्लक्स आएगा वही फ्लक्स इसके लिए आएगा, दोनों में देखो, यहां से फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए, यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड पास होगी, ऐसे देखो ये ऐसे बनाया था ना ऐसे, और दूसरा वाला ऐसे, तो यहां से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगी वो जो इसके लिए होगी, पहली कॉइल के लिए, दूसरी कॉइल के लिए भी होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं फ्लक्स दोनों केसेस में सेम आता है, फ्लक्स दोनों केसेस में क्या आता है, सेम। देखो मेरी बात को समझो, देखो हियर इंड्यूस्ड वोल्टेज, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी फाई बाई डी टी। अब नंबर ऑफ टर्न्स भी है तो आगे n आ जाता है, माइनस एन डी फाई बाई डी टी, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अगर मैं कॉइल 1 की बात करूं, अगर मैं फॉर कॉइल 1 या फॉर प्राइमरी कॉइल, अगर मैं प्राइमरी कॉइल की बात करूं तो प्राइमरी कॉइल के लिए ईएमएफ क्या हो जाएगा, प्राइमरी कॉइल के लिए ईएमएफ कितना है, E1, तो ये हो गया E1, प्राइमरी कॉइल के लिए E1 इज इक्वल्स टू माइनस नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के लिए कितने हैं, N1, तो ये N1 डी फाई बाई डी टी, डी फाई, मैं डी फाई 1 क्यों नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उनको साथ में लपेटा है, फ्लक्स सेम आएगा, फ्लक्स होता है बी ए, एरिया दोनों के लिए सेम है, दोनों को साथ में लपेटा है, एरिया दोनों के लिए सेम है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों के लिए सेम है ना, तो क्या हो जाएगा बी डी फाई बाई डी टी, इसको बोल दो 1, क्या बोल दो 1। फॉर सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, E2 इज इक्वल टू में माइनस N2 डी फाई बाई डी टी, ये हो गया सेकेंड, माइनस N2 डी फाई बाई डी टी, माइनस N2 डी फाई बाई डी टी, माइनस N2 डी फाई बाई डी टी। कोई डाउट इसमें नहीं, कोई डाउट इसमें नहीं, ये हो गया N2। अरे डी फाई बाई डी टी, E2 सेकेंडरी कॉइल के लिए ईएमएफ E2 है, सेकेंडरी कॉइल के लिए ईएमएफ क्या है, E2 है, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N2 है, और इसके लिए फ्लक्स क्या चेंज आ जाएगा, डी फाई बाई डी टी,
कितना आ जाएगा डी फाइव बाई डी टी। अब मैं कहना चाह रहा हूं ये E1 आ गया, ये E2 आ गया, डिवाइड 1 and 2, डिवाइड एक और दो को अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा, E1 डिवाइड बाई E2 इज इक्वल टू में माइनस N1 डी फाइव बाई डी टी बड़ा डिवाइड माइनस N2 डी फाइव बाई डी टी। डी फाइव बाई डी टी से डी फाइव बाई डी टी कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, N1 अपॉन N2, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास हियर E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ ये ट्रांसफॉर्मर। हो गया, डेरिवेशन हो गया, यही डेरिवेशन है, यही डेरिवेशन है। E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। अब जब मैंने पहली बार इसको देखा तो मैंने देखा और तो मैंने ये देखा, जो नहीं है वही खूबसूरत है। देखो मैंने देखा तो मैंने ये देखा कि हाय राम भैया, मैंने कहा खत्म, कहते खत्म। मैंने कहा इसमें क्या साबित हुआ यार, कहते नवीन भाई यही तो बात है। क्या है, यही तो बात है, मेरी बात को ध्यान सुनना। E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। मैंने कहा यार कुछ समझाओगे इसमें क्या सिस्टम है। देखो कह रहा है, देखो अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, ये हमारा किसका फॉर्मूला आता है, ट्रांसफॉर्मर का। याद कैसे रखोगे, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। बहुत ध्यान से सुनते रहना। देखो इसको, अब इसको पहले मिटाना तो नहीं है यार, इसको ऐसा करो, ऐसा करो, कैसा करो, कैसा करो, कैसा करो, पहले मैं इसको आगे करूं। यस यस, देखो इसको आगे ले चल रहे हैं, बराबर है। देखो अगर मैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात करूं, इसमें भी ना केसेस आते हैं। क्या आते हैं, केसेस। पहले स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात कर लूं, ये यहां बैठेगा। ठीक है, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैं यहां पे स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात करूं ध्यान से, ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास ट्रांसफॉर्मर दो होते हैं। यार मुझे ना ये मिटाना पड़ेगा यार, और मैं इसको मिटाना नहीं चाहता। तुम पहले इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लोगे एक बार। मैं इसको मिटाना नहीं है, इसको काम आएगा ये भी आगे। इसको एक बार नोट कर लो, है ना। यहां लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे, है ना। ऊपर से जाएगा तो ज्यादा ही है यहाँ पे। आओ देखो, अरे डायग्राम दोबारा मत बना देना, बेवकूफ तो तुम हो ही। यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मर। अब ट्रांसफॉर्मर जो है वो दो है। एक तो क्या है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, और एक क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। बराबर है। एक है हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और एक है हमारे पास क्या, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। एक है हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एक है हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। दोनों में अंतर क्या है, देखो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वो होता है, बच्चा ध्यान सुनना, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वो होता है जो ईएमएफ को बढ़ा के भेजेगा, जो ईएमएफ को बढ़ा के भेजेगा, ईएमएफ को बढ़ा के भेजेगा, ईएमएफ को बढ़ा के। देखो इस फॉर्मूले को मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, E2, इसको उल्टा करूंगा ये भी उल्टा हो जाएगा, E2 डिवाइड बाई E1 इज इक्वल टू में N2 डिवाइड बाई N1। ऐसे भी लिख सकता हूं, E2 ऊपर आ गया, N2 ऊपर आ गया। तुम ये याद रखना, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं। देखो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वो है जो ईएमएफ को बढ़ा के भेजे, ईएमएफ को बढ़ा के। यहां से आया मान लो 50 वोल्ट का, हाँ 50 वोल्ट का करंट। अब यहां पे हमने क्या करा, ट्रांसफॉर्मर लगा दिया बीच में, वो 50 से बढ़ा के उसने 60 वोल्ट कर दिया, 70 वोल्ट कर दिया, तो ईएमएफ बढ़ा के भेजा है, ईएमएफ बढ़ा के। ईएमएफ कैसे बढ़ा सकता है वो, ईएमएफ कैसे बढ़ा सकता है, हमें E2 ज्यादा लाना है। अरे E2 ज्यादा लाना है ना, अगर स्टेप अप की मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं स्टेप डाउन की बात करूंगा तो E2 की वैल्यू हमें कम लानी है। अरे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा,
E2 ज्यादा होगा किससे? E1 से। E2 अगर ज्यादा है E1 से, कब आएगा? कब आएगा E2 E1 से ज्यादा? अरे ये वैल्यू वैल्यू ज्यादा कब आएगी? जब ये वाला भी ऊपर वाला भी ज्यादा हो। इसका मतलब बेटा पता है क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर में E2 ज्यादा होता है E1 से। और कब आएगा E2 E1 से ज्यादा? जब N2 ज्यादा होगा। N2 ज्यादा होगा N1 से। यस 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 माय लॉर्ड, यस। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा? सेकेंडरी कॉइल के अंदर, भैंस के नाम, कितना खूबसूरत टॉपिक है साला, कितना खूबसूरत टॉपिक है साला। सोच के देखो तुम, 50 वोल्ट का करंट आया, 60 कर दिया। वोल्टेज 50 वोल्ट आया, 60 वोल्ट कर दिया। कैसे? वोल्टेज बढ़ा दिया, ईएमएफ बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा ईएमएफ? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। E2 कब बढ़ेगा? जब N2 बढ़ेगा। तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर दो? बढ़ा दो। क्या कर दो? बढ़ा दो। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे पहले वाले कंपैरिजन में, तो ईएमएफ भी बढ़ जाएगा, क्योंकि E2 बाई E1 क्या है? N2 बाई N1। अगर ऊपर वाला ज्यादा लाना है तो इसका ऊपर वाला भी ज्यादा लाना पड़ेगा। यस, खत्म। कितना आसान है कि साला यहां से अगर मान लो 5 कॉइल है, 5 नंबर ऑफ टर्न्स है, 5 नंबर ऑफ टर्न्स है, 50 वोल्ट का करंट है, यहां पे 7 कर दो, बढ़ जाएगा वोल्टेज, है ना? हाँ। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होता है जिसमें E2 ज्यादा हो, यानी आउटपुट ज्यादा आएगा इनपुट के कंपैरिजन में। और ये कब आएगा? इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर number of turns, number of in secondary कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे? सेकेंडरी कॉइल विल बी ग्रेटर देन प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल के कंपैरिजन में सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे? ज्यादा। अब बात को समझो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है? जो ईएमएफ को कम करके भेजेगा, ईएमएफ को कम करके, यानी ईएमएफ को कम करने से मेरा मतलब क्या है? E2 कम होगा, ज्यादा कौन होगा? E1। इसका मतलब ये है, यहाँ पे E1 क्या है? ज्यादा है E2 से। अब E1 ज्यादा E2 से कब आएगा? E1 ज्यादा E2 से कब आएगा? जब N1 ज्यादा होगा। बात खत्म। हलवा है यार, हलवा। देखो तो यहाँ पे क्या होगा? N1 ज्यादा होगा किससे? N2 से। तो स्टेप डाउन में क्या होगा? इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन सेकेंडरी कॉइल। हाँ ना, खत्म। ये हो गया हमारे पास। यानी कि अगर इसमें ज्यादा है तो ये स्टेप अप हो गया, इसमें कम है तो स्टेप डाउन हो गया। कितना आसान है यार। अगर मान लो बाहर से बिजली बहुत ज्यादा है, तुम्हारे घर में कम की रिक्वायरमेंट है, तो वो ट्रांसफार्मर लगा दो, वो स्टेप डाउन कर देगा। अब मान लो बाहर कम है, अंदर ज्यादा चाहिए, स्टेप अप लगा दो। आसान है भैया। तो ये होता है ट्रांसफार्मर। बात समझ में आई? क्या होता है? ये होता है ट्रांसफार्मर। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। बराबर है। अब यहाँ पे 2 टॉपिक और आते हैं छोटे छोटे से, उसके बाद हम सवाल करेंगे। सवाल नहीं, पहले हम वो करेंगे एनर्जी लॉसेस। तो इसको आपने नोट कर लिया। अब एक छोटी सी चीज और है, कहां बताऊं कहां बताऊं कहां बताऊं, यही बताता हूं। एक आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, यहां बताता हूं ना। एक आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है? आइडियल, जब वो एग्जाम में आइडियल बोले तो ही ये वाला केस लगाना। अगर ना बोले आइडियल तो फिर आपको यही फॉर्मूला रखना है, E1/E2 = N1/N2। बराबर है ना? यस। फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, देखो यहां पे एक लगाना पड़ेगा। देखो, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, ये चल रहा है ना वीडियो? यस। फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर अगर वो आपसे कहता है कि आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करो, तो आपने जो यहां तक किया था ना, E1/E2 = E1/E2 = N1/N2,
उसके बाद आपको यहां से ड्राइव करना है एक्सप्रेशन। अगर वो कहता है स्टेप अप स्टेप डाउन के लिए ड्राइव करो, तो इसके बाद आपको ये करना है। अरे समझ रहे हो ना, एग्जाम में अगर जिस तरीके से बोलेगा उस तरीके से ढलना पड़ेगा यार। फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या होता है? मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। अब यहां ना वो पॉइंट है जो डाइजेस्ट नहीं होता इतनी आसानी से। देखो आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होगा, देखो अब मेरी बात को ध्यान सुनो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो ऐसा है कि ऐसा 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 यहां से वोल्टेज भी आ रहा है, ईएमएफ एक तरफ से तो ईएमएफ दिया है और कुछ करंट आ रहा है, ईएमएफ दूसरी तरफ में वो आ रहा है, वो बन रहा है, ठीक है ना। एक ट्रांसफॉर्मर क्या कर रहा है, वोल्टेज को बढ़ा रहा है, कम कर रहा है, जो भी कर रहा है। पर सीन क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूं आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होगा, जितनी तुमने यहां से पावर सप्लाई करी है उतनी पावर निकलनी चाहिए। अब पता है मैं जब छोटा सा था ना, तो मैं सोचता था नहीं पागल है क्या तू। मैं क्या सोचता था, अगर स्टेप अप, ध्यान से कान खोल के, अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, अगर क्या है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बढ़ा रहा है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या कर रहा है, वोल्टेज को बढ़ा रहा है। अब अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बढ़ा रहा है, तो मैं सोचता था करंट भी तो बढ़ रहा होगा। मेरी बात को ध्यान सुनना, क्योंकि हमने पढ़ा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में ओम ने क्या बोला है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो मैं ये सोचता था कि अगर यहां से वोल्टेज बढ़ रहा है, यहां से मतलब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के अंदर अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा होगा, क्योंकि ओम ने बोला है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, हाँ है ना। तो अगर मैं स्टेप अप की बात करूं, तो अगर मान लो यहां से E1 से ज्यादा E2 है, अगर यहां वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा होगा, I2 ज्यादा होगा। ऐसा नहीं होता भैया। आप ये कह रहे हो ओम्स लॉ गलत है, ओम्स लॉ गलत नहीं है, ओम्स लॉ गलत नहीं है। यहां पे आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तुम एक बात मेरे को बताओ, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, देखो यहां से जो एनर्जी सप्लाई होगी उतनी एनर्जी तो इससे निकलेगी, ज्यादा तो नहीं निकल पाएगी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहां से जो एनर्जी दोगे यहां भी तो वही आएगी या कम ही आएगी साला, क्योंकि कुछ एनर्जी तो लॉस भी होगी, हीट में कन्वर्ट हो गया, कुछ कन्वर्ट हो गया, कुछ एनर्जी तो लॉस भी हो जाएगी, कम ही आएगी। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने कंफ्यूज तो नहीं करा ना, मैं तुम्हारे दिमाग में एक वो सवाल डाल रहा हूं जो तुम्हारे दिमाग में आ भी नहीं रहा था, हाँ है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो जितनी पावर मैं यहां से सप्लाई करूंगा उतनी पावर यहां आउटपुट में भी आनी चाहिए। एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर किसे कहेंगे, जितनी पावर यहां से दी है उतनी पावर यहां से निकले, जितनी पावर यहां सप्लाई करी उतनी पावर यहां निकले। मैं जानता हूं, देखो ध्यान सुनना, फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर इनपुट पावर बराबर होगा आउटपुट पावर के, पावर बराबर रहेगी, जितनी एनर्जी तुमने यहां दी उतनी एनर्जी तो आएगी, ज्यादा थोड़ी हो जाएगी एनर्जी ज्यादा थोड़ी हो जाएगी। तो हमारे पास यहां पे क्या होगा, पावर इनपुट बराबर होगा पावर आउटपुट के। और अगर पावर इनपुट पावर आउटपुट के बराबर, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VI। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। यहां पे V तो हम क्या ले रहे हैं, EMF E, तो P इनपुट क्या हो जाएगा, P इनपुट यानी P प्राइमरी। अरे ये इनपुट है ना, इनपुट ऊपर जो तुमने डायग्राम बनाया वहां इनपुट और यहां पे आउटपुट लिख देना। तो ये क्या हो जाएगा, E1, V की जगह E आ जाएगा और I की जगह क्या आ जाएगा, I1 बराबर होगा किसके, E2 I2 के। E1 I1 बराबर होगा किसके, E2 I2 के। तो यहां से अगर आप निकालो, तो यहां से अगर E1 डिवाइड बाय E2 करो, E1 ये E2 को डिवाइड में ले आओ, इज इक्वल टू यहां पे आएगा I2 डिवाइड में I1, ये आ गया हमारे पास। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर वो होता है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर वो ट्रांसफॉर्मर को कहते हैं जिसके अंदर पावर इनपुट पावर आउटपुट के बराबर हो, जिसकी पावर इनपुट किसके बराबर हो, पावर आउटपुट के। तो E1 बाय E2 इज इक्वल टू I2 बाय I1। अब मैंने जब ये देखा तो मेरा दिमाग थोड़ा सा भौचक्का रहा, थोड़ा हिला कि भैया ऐसे कैसे संभव है यार। अब तुम्हें थोड़ा सा एक चीज मैं नोटिस कराना चाह रहा हूं, हेयर देखो, हेयर यहां पे क्या है, अरे कान खोल के सुनो, मैं तुम्हें कह रहा हूं, यहां जब मैं लिखूंगा समझ में आ जाएगा सारा। देखो E1 इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I1. यस, E1 is inversely proportional to I1. E1 is inversely proportional to I1. वोल्टेज जो है करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना। और क्यों ना आए, अगर पावर कांस्टेंट है तो E1 I1 बराबर होगा E2 I2 के, तो करंट तो ये तो आएगा ही क्योंकि पावर कांस्टेंट है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां से E1 I1 के प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, E2 भी देखो I2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं E is inversely proportional to I? E is inversely proportional to I. Yes, yes, yes. अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पावर कंजर्व्ड रहती है ट्रांसफार्मर के अंदर, पावर कंजर्व्ड रहती है, पर अगर वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, अगर वो स्टेप अप, देखो पावर तो पावर का फॉर्मूला होता है E इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। अब अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो वोल्टेज ईएमएफ को बढ़ा, पावर तो कांस्टेंट रहेगी भाई। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पावर क्या होता है, यही तो होता है एनर्जी, हाँ है ना, एनर्जी पर यूनिट टाइम। अरे पावर साला होता क्या है, पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर ईएमएफ बढ़ा रहा है स्टेप अप और पावर कांस्टेंट है तो करंट को घटाएगा वो, क्योंकि उसको प्रोडक्ट कांस्टेंट लाना है। अरे समझ में आ रहा है, अगर पावर कांस्टेंट है, जितनी पावर सप्लाई करोगे लीचड़ो उतनी पावर तो निकलेगी, जितनी पावर सप्लाई करोगे उतनी पावर तो निकलेगी। तो पावर कांस्टेंट है, अगर पावर कांस्टेंट है और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ईएमएफ बढ़ रहा है तो बेटा वो करंट घट रहा होगा, क्योंकि उसे दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट लाना है। अगर ये मान लो 2 इंटू 3 था, ये 2 इंटू 3 था, तो उसने ईएमएफ को बढ़ा के 3 कर दिया, तो करंट को घटा के 2 कर देगा, मल्टीप्लाई अभी भी 6 ही आएगा, मल्टीप्लाई पहले भी 6 था अभी भी 6 ही आएगा। अरे बात को समझो, मान लो ईएमएफ को बढ़ा के उसने 6 कर दिया, भैंस की टांग 6 कर दिया, तो करंट को घटा के वो 1 कर देगा, ताकि 6 इंटू 1 कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज तो बढ़ता है पर करंट घटता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में करंट तो बढ़ता है, वोल्टेज तो घटता है पर करंट बढ़ता है। बात समझ में आ रही है? यस, ये था कॉन्सेप्ट, ई का था कॉन्सेप्ट। और आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है, वैसे हर नॉर्मल थोड़ी होगा ये भैया, नॉर्मली तो क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा यार, नॉर्मली तो क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा। पर हम क्या कहते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ये है, अगर वो आइडियल ट्रांसफार्मर बोले तो ही लगाना है ये, अगर ना बोले तो मत लगाना, ना बोले तो मत लगाना ये, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर में होता है ये I1 E1 I2 बराबर है I2 E2 के बराबर है। नॉर्मल वाले केस में भैया अभी निकालेंगे एफिशिएंसी, यस, गुणवत्ता है ना, क्षमता उसकी। तो नोट फॉर आइडियल, नोट फॉर आइडियल, फॉर आइडियल, आइडियल के लिए क्या हो जाएगा, आइडियल के लिए क्या हो जाएगा, आइडियल के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, E1 बराबर अपॉन E2 इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा, E1 अपॉन E2 किसके बराबर है बेटा, I2 अपॉन I1 के। और एक बात तो हम जानते ही हैं कि E1 अपॉन E2 किसके बराबर होता है, N1 अपॉन N2 के। भैया ये तो नॉर्मल, अबे भाई नॉर्मल आइडियल ये तो दोनों के केस के लिए है, ये तो दोनों केस के लिए है, आइडियल के लिए तो सिर्फ ये है। तो यहाँ पे E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1 भी है, और E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 भी है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1। ये आपको याद होना चाहिए, और याद नहीं होना चाहिए, ये आपको आइडियल केस के लिए पता होना चाहिए कि आइडियल केस के लिए क्या होता है। नॉर्मल केस के लिए सिर्फ E1 अपॉन E2 इक्वल टू N1 अपॉन N2, बट आइडियल के लिए क्या है बेटा, E1 अपॉन E2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 इक्वल टू I2 अपॉन I1 बराबर है। ये हमारा था ट्रांसफार्मर। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक आता है बच्चा, लास्ट टॉपिक आता है, लास्ट टॉपिक आता है, उससे पहले मैं पानी पीना चाहूंगा, बराबर है, फटाफट नोट कर लो इसको। हरे राम, हो गया भाई, हो गया हो गया, यस। अब नॉर्मली के लिए क्या होता है, नॉर्मल के लिए जो आइडियल नहीं है एफिशिएंसी, उसके लिए निकालते हैं हम एफिशिएंसी, क्योंकि पावर का लॉस होगा, पावर का क्या होगा, लॉस। अब भैया कोई 100% एफिशिएंट थोड़ी है यार। उदाहरण के तौर पे तुम अगर बाइक, स्कूटी, कार वगैरह में 1 लीटर पेट्रोल डलवा रहे हो, 1 लीटर डीजल डलवा रहे हो, तो क्या वो 1 लीटर पूरा का पूरा गाड़ी को चलाने में, इंजन को चलाने में काम आ रहा है ना, पागल है क्या? उसमें से क्या है 40, 45, 50% काम आ रहा है, बाकी 60% तो वेस्ट हो रहा है साला। तो एफिशिएंसी ऐसे थोड़ी निकाली जाए, एफिशिएंसी 100% थोड़ी हो जाएगी।
कि जितनी पावर सप्लाई करिए उतनी पावर निकल जाएगी, ना 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 ना, पावर वेस्टेज होगा। पावर का क्या होगा? वेस्टेज। तो एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है बच्चे? एफिशिएंसी, बेटा एफिशिएंसी का हर जगह फॉर्मूला सेम होता है। इसको एफिशिएंसी को हम इससे दिखाते हैं, न्यू से। न्यू इज इक्वल टू पावर, एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख देता हूं, पावर आउटपुट, कितनी पावर आई है, अपॉन पावर इनपुट, कितनी दी थी, कितनी पावर आई है, कितनी पावर दी थी, इनटू में 100। सिंपल भाषा में बोलूं तो इज इक्वल टू में पी इनपुट अपॉन पी आउटपुट इनटू में 100। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। और अच्छे सरल भाषा में बोलूं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एफिशिएंसी इज इक्वल टू में पी इनपुट को क्या लिख दोगे, E1 I1 डिवाइड बाय E2 I2 इनटू में 100। अरे बकैती है ये फॉर्मूला याद रखो बस, बराबर है ना। पी इनपुट, इनपुट इज प्राइमरी, हाँ है ना, आउटपुट इज सेकेंडरी। इसे नोट करो, मैं पहला सवाल लिख रहा हूं और आप पहला सवाल करने के लिए तैयार रहो, बराबर है। अब तू भी मरने के लिए तैयार हो जा, बराबर है, यस। फटाफट नोट कर लो। तो बेटा आपके सामने सवाल है। सवाल क्या है? सवाल ये है, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय अ प्राइमरी कॉइल गिवन। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल से करंट निकालना है, I1 निकालना है, ठीक है। ऑफ द ट्रांसफॉर्मर विच स्टेप डाउन, 220 वोल्ट को 20 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया सर ने। तो गिवन दे रखा है E1 कितना, 220 वोल्ट, E2 दे रखा है 20 वोल्ट। टू ऑपरेट अ डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दे रखा है, ऑपरेट अ डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस। बेटा टू ऑपरेट अ डिवाइस, ऑपरेट अ डिवाइस, डिवाइस कहां लगाओगे, प्राइमरी कॉइल के इधर या सेकेंडरी कॉइल के, सेकेंडरी कॉइल में, क्योंकि डिवाइस आपका सेकेंडरी कॉइल में, डिवाइस आपका कहां है, सेकेंडरी कॉइल में लगेगा ना, क्योंकि उस डिवाइस को ऑपरेट करना है। तो R2 दे रखा है, यहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। R2 दे रखा है 20 ओम। एज्यूमिंग द एफिशिएंसी ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी है 80%। कितनी है? 80%। देखो अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। आपको निकालना है I1 सॉरी, आपको निकालना है I1। अब इसमें पता है क्या, सवाल आप कर भी ले जाओगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, कर ले जाओगे। R2 E2 की मदद से I2 निकाल लोगे और उसके बाद कर लोगे। मैं चाह रहा हूं एक बार आप रफ में करो, 5 4, प्लीज 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 एक बार ट्राई करो। कर दिया? अब देखो सवाल करोगे नहीं, वीडियो खत्म करनी है, बस खत्म हो जाए भैंस की टांग, बस, है ना, है ना। सवाल करना नहीं है, फिजिक्स होती नहीं है, केमिस्ट्री में नंबर आते नहीं है, हो गया फिर बेड़ा गर्क तुम्हारा। काम चल रहा है घर पे, काम चल रहा है, काम चल रहा है तुम्हारे घर पे। देखो देखो आओ, देखो देखो E1 E2 R2 N2 I1 ये देखो। देखो मैं कहना चाह रहा हूं, वी नो दैट एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनपुट, पावर आउटपुट सॉरी, अपॉन पावर इनपुट इनटू में 100। बेटा पता है आप एक गलती करोगे, और आप नहीं है, हर कोई करता है। जब मैं भी था तो मैं भी करता था। देखो एक गलती जो हम हर कोई करता है वो क्या है, देखो पहले चलो पावर आउटपुट इनपुट का फॉर्मूला खोल लोगे, आप खोल लोगे। एफिशिएंसी इज इक्वल टू पावर इनपुट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E2 I2 डिवाइड बाय E1 I1 बराबर है इनटू में 100। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, आपके पास आपको I1 निकालना है, आपको I2 नहीं पता वैसे, है ना, तो I2 निकाल लो। इसको बोल दो रुक जाओ, वेट करो, हेयर I1 फॉर I1 तो ओम्स लॉ ये कहता है E1 I1 नहीं I2 गधे, E2 इज इक्वल्स टू में I2 R2 यहां से I2 क्या आ जाएगा। मैं एक बात समझाना चाह रहा हूं, सवाल बेशक तुमसे हो गया, एक बात समझाना चाह रहा हूं मैं। E2 अपॉन में R2, E2 कितना है, E2 दे रखा है कितना, 20,
और R2 कितना, R2 है 20 है, 20 20 ही है ना, हाँ। तो I2 कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। I2 1 एम्पियर आ गया। नाउ अब निकाल लो। नाउ मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं वो ये है, आपको यहां से I1 निकालना है। तो I1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I1 इधर आएगा, ये न्यू नीचे आएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा, E2 इंटू I2 डिवाइड बाय E1, और ये न्यू नीचे आ जाएगा, इनटू में 100। अब बच्चा तू गलती क्या पता क्या करेगा, तू जब वैल्यू पुट करेगा I1 इज इक्वल टू E2 कितना दे रखा है, 20 है। क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ बोलना यार, 20 तो दे रखा है साला यार, 20 इनटू में I2 तूने कितना निकाला, 1 डिवाइड बाय E1 कितना है, E1 है 220, और न्यू कितना है। अब पता तू क्या बोलेगा, न्यू है 80%, और तू क्या करेगा, 80 डिवाइड बाय 100 लिखेगा, क्योंकि परसेंट को तो ऐसे ही लिखते हैं। 5% का मतलब क्या होता है, 5 बाय 100। 5% का मतलब यही होता है ना, 5 बाय 100। 10% का मतलब क्या होता है, 10 बाय 100। तो 80% का मतलब क्या होगा, 80 बाय 100। ना ना ना, तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है बच्चा, तू गलत कर रहा है। तू गलत क्यों कर रहा है, तूने इसके परसेंटेज का 100 पहले ही लिख रखा है। अरे जब तूने फॉर्मूला ड्राइव किया ना, इसका फॉर्मूला लिखा, तूने इस न्यू का परसेंटेज का 100 पहले ही मार दिया नीचे। देखो ये एफिशिएंसी जो होगी परसेंटेज में आएगी, मान लो एफिशिएंसी परसेंटेज में इज इक्वल टू पावर इनपुट, पावर आउटपुट अपॉन में पावर इनपुट। अब इसका परसेंटेज तूने नीचे मारा अपॉन में 100 इज इक्वल टू पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, और इसके 100 को तूने ऊपर मल्टीप्लाई करा दिया। तो जब तूने इसके 100 को ऊपर मल्टीप्लाई करा दिया, तो तू दोबारा यहां 100 क्यों लगा रहा है, दोबारा यहां 100 लगा क्यों रहा है तू, मेरी बात समझ में आ रही तेरे, मैं कहना चाह रहा हूं। और तू मल्टीप्लाई में 100 भी लिखेगा, तू कहेगा ये 100 तो इसका है, और न्यू का हो गया 80%। गलत है, गलत है, बात समझ में आ रही है, गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि तूने इसका 100 को पहले ही लिख चुका है। तो बेटा न्यू की जो, अगर तू यहाँ पे 100 ले रहा है, तो यहाँ पे 100 लेने का मतलब है, अगर तू यहाँ पे 100 नहीं ले रहा है तो यहाँ पे परसेंटेज लगा दे, हाँ या ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, न्यू की तेरे को 100 वैल्यू नहीं, 80 वैल्यू लेनी पड़ेगी, 80 बाय 100 नहीं, 80। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। न्यू की हमें क्या लेनी पड़ेगी, 80 वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसके 100 को हमने पहले ही मल्टीप्लाई करा चुके हैं, बराबर है। तो नीचे परसेंटेज में मत ले लेना, गलत आ जाएगा आंसर। तो अब ये क्या आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू में 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 20 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 22 इंटू में 8। एक काम कर, 4 से काट दे, 4 दूनी 4 पंजे, तो कितना आ गया, I1 इज इक्वल टू में 5 बाई 44। तो इसको काटोगे आप तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.50 हो जाएगा, 0.1 50, 6 बचा, 6 बचा, 6 60, 0.11 160 बचा, 40 40 16, 40 पंजे तिया जाएगा, तिया एम्पियर। तो I1 क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.113 एम्पियर आ गया, आ गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, EMF कितना है, E1 220, तो I1 करंट कितना आया, 0.113 एम्पियर। E2 कम हुआ है, E2 कम हुआ है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है ना, EMF कम हुआ है, तो करंट देखो E2 कितना था, I2 कितना था, 1 एम्पियर, करंट बढ़ा है। E2 कम हुआ है लेकिन करंट क्या हुआ है, बढ़ा है, क्योंकि पावर कॉन्स्ट, पावर भी तो रखनी है ना, पावर भी तो आनी चाहिए। खैर आइडियल नहीं है, खैर ये मेरी बात समझ में आ रही है, यस। मैं कहना चाह रहा हूँ यस, EMF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, बराबर है। फटाफट सवाल को नोट करो, अगला सवाल दे रहा हूं। अब अगला तो कर लेना, बेटे हमारे पास अगला सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, बहुत आसान सवाल है, प्लीज एक बार इसे तो ट्राई करो यार, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ट्राई करो। 5 4 3 2 1 0। देखो हमारे पास सवाल कह रहा है, a step down transformer operates on a 2.5 kilovolt line, given है, गिवन है। A step down transformer operates on a 2.5 kilovolt line, EMF दे रखा है E1, बेटा वो operates on a 2.5 kilovolt line, लाइन का सप्लाई है ना, 2.5 E1 दे रखा है, 2.5 किलोवोल्ट, इसको मैं कन्वर्ट करूं तो 2.5 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट हो जाएगा, है ना। और इसको मैं अगर और अच्छे से खोलना चाहूं
10 की पावर 3 से एक तो जीरो कट गया और 2 आ गया, तो कितना हो गया 2500 वोल्ट। 2500 वोल्ट, ठीक है। इट सप्लाई अ लोड विद 20 एम्पियर, कह रहा है ये सप्लाई करता है 20 एम्पियर, I1 दे रहा है 20 एम्पियर, अगर E1 है तो ये सप्लाई कर रहा है 20 एम्पियर, ठीक है। द रेशियो ऑफ प्राइमरी बाइंडिंग्स और टू सेकेंडरी बाइंडिंग, बाइंडिंग कह रहा हूं नंबर ऑफ टर्न्स को, तो प्राइमरी बाइंडिंग अपॉन सेकेंडरी बाइंडिंग का रेशियो है 10/1, है ना, रेशियो दे रखा प्राइमरी बाइंडिंग टू द सेकेंडरी बाइंडिंग 10/1। एंड इफ द ट्रांसफॉर्मर 90% एफिशिएंट, एफिशिएंसी दे रखी है 90%। कैलकुलेट आउटपुट पावर, वोल्टेज, ईएमएफ, क्लियर है, तो निकाल लेते हैं भाई। सबसे पहले क्या निकालना है आंसर, सबसे पहले पहला पार्ट हमें निकालना है आउटपुट पावर, पावर आउटपुट। पावर आउटपुट कैसे आएगा देखो, पावर आउटपुट कैसे आएगा, पावर आउटपुट कैसे आएगा देखो, वी नो दैट एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इन आउटपुट डिवाइड बाय पावर इनपुट इनटू में 100, और कभी भी मेरा बच्चा फॉर्मूला लिखेगा तो क्या बनाएगा, डब्बा, हाँ है ना। तो यहां से हमें पावर आउटपुट निकालना है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू में पावर आउटपुट निकालना है ना, हाँ, पावर आउटपुट डिवाइड बाय पावर इनपुट को मैं क्या लिख सकता हूं, E1 I1, इनपुट यही होता है E1 I1 इनटू में 100, तो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी कितना दे रखा है बेटा, अगर 90 दे रखा है तो 90 ही लेना, 90% का 90/100 मत ले लेना यार, तुमने 100 पहले ही लगा दिया है यहाँ पे, वरना इसको नीचे ले आओ और यहाँ 90% का 90/100 आ जाएगा वो, तो यहाँ 90, ये परसेंटेज में नहीं है, वैल्यू है, यह आ जाएगा 90 इज इक्वल टू PO डिवाइड बाय E1 कितना है 2500, I1 कितना है 20 इनटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 25 दूनी 50 और ये आ जाएगा 150, 500 सॉरी, तो PO क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 90, ये मल्टीप्लाई में जाएगा ना, 25 दूनी 50 और 1 जीरो का जीरो, तो ये मल्टीप्लाई में ऊपर चला गया, तो PO क्या हो जाएगा 9 पंजे 45, 45 3 जीरो 1 2 3 जीरो और वाट, ये आ जाएगा 45,000 वाट, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पावर आउटपुट को 45 किलोवाट, 3 जीरो हट जाएंगे ना किलोवाट के लिए, 45 किलोवाट, ये आ गई हमारी पावर आउटपुट, क्या आ गई, पावर आउटपुट बराबर है। सेकंड द वोल्टेज, हमें क्या निकालना है, वोल्टेज, हमें क्या निकालना है, वोल्टेज। अब वोल्टेज कैसे आएगा बेटा, वोल्टेज कैसे आएगा, वोल्टेज यानी E2 निकालना है, हमें क्या निकालना है E2, अब हमें निकालना है E2, और यहाँ कह रहा है थर्ड में निकालना है करंट, क्या निकालना है करंट, अब हम जानते हैं E2 निकालना है, वी नो दैट क्या E1 बाय E2 इज इक्वल टू क्या होता है N1 अपॉन N2, हाँ है ना, नंबर ऑफ टर्न्स दे तो रखा है, निकाल लो, E1 कितना दे रखा है 2500, E2 निकालना है इज इक्वल टू N1 कितना है, N1 बाय N2 का रेशियो दे रखा है कितना 10, तो ये आ गया 10, तो E2 क्या आ जाएगा हमारे पास, ये इधर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 250 वोल्ट, E2 कितना आ गया 250 वोल्ट। तीसरे केस में क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है द करंट इन द सर्किट, I2 निकालना है, I1 तो दे रखा है, I2 निकालना है, पावर निकाल ली तुमने, E2 निकाल लिया, निकाल लो यार, पावर आउटपुट क्या हो जाएगा, पावर आउटपुट E2 इंटू I2, पावर आउटपुट कितना है 45,000, E2 कितना है 250 इंटू में I2, यहां से I2 क्या आ जाएगा 45,000 डिवाइड बाय 250, जीरो से जीरो कैंसिल, 25 के बारे में काट दो यार साले को, 25 एकम 25 भाई 5 से काट दे, 5 पंजे 5 निम, अब 9 को काट दो, 5 एकम 5 और 40, 5 अट्ठे 180 एम्पियर, सही में 180 एम्पियर है, हाँ 180 एम्पियर तो आ रहा है, 180 को मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ इतना ही आएगा शायद क्या होता है, इतना ही होगा, कैलकुलेट कर लेना, बराबर है। ये था हमारा क्या ट्रांसफॉर्मर, क्या ट्रांसफॉर्मर खत्म। अब इसके अंदर क्या है ना, तुमने नोटिस किया कि पावर का लॉस भी हो रहा है, क्योंकि एफिशिएंसी आ रही है, 100% एफिशिएंट नहीं आ रहा है, तो इसके पावर के लॉस को कैसे बचाया जाए, इस पावर के लॉस को। अब हम टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब इसी के अंदर खत्म तो कर रहे हैं यार, मतलब लास्ट टॉपिक है, छोटा सा है 2 मिनट का, मजाक कर रहा हूं। तो
पावर लॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर, है ना, तुम देख रहे हो पावर का लॉस हो रहा है, तो अब उस पावर के लॉस को कैसे बचाया जाए तो वो हम देखेंगे, पावर लॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर। नोट कर लो बेटा, शाबाश। तो बेटा हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर, है ना। अब देखो यार, एनर्जी का लॉस तो हो रहा है, एनर्जी का लॉस तो हो रहा है कि जैसे पावर आ रही है और पावर जो इनपुट पावर है और जो आउटपुट पावर है उसमें एनर्जी का लॉस तो हो रहा है। अब वो एनर्जी का लॉस किन किन फॉर्म्स में हो रहा है और कैसे कैसे उसका समाधान निकाला जा सकता है, देखो। सबसे पहले रेजिस्टिव लॉस, रेजिस्टिव लॉस। अब रेजिस्टिव लॉस का कारण क्या है कि जैसे हमारे पास कोई एक ट्रांसफॉर्मर है, ऐसे कॉइल लपेट रखी है, अब तार का अपना एक रेजिस्टेंस होगा। अगर तार का अपना एक रेजिस्टेंस होगा तो जो वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है वो कुछ ना कुछ हीट में भी कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I²RT। करंट आएगा, तार का अपना रेजिस्टेंस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, टी टाइम है यहाँ पे, है ना, टी टाइम है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हीट भी जनरेट होगी तो तार गर्म होगी। तो हमने कहा यार ऐसे तो एनर्जी का लॉस हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉपर की तार के तुम n नंबर ऑफ टर्न्स, बहुत सारे टर्न्स बनाने पड़ते हैं, है ना, तो यहां से तो हीट का भी लॉस हो जाएगा। तो हमने क्या कहा, रेजिस्टिव लॉस। रेजिस्टिव लॉस अकर व्हेन द करंट पास थ्रू कॉपर कॉइल जनरेटिंग हीट ड्यू टू रेजिस्टेंस इन द कॉइल। हीट जनरेट होगी, हीट पैदा होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई, तो लॉस तो यही हो गया, सबसे बड़ा गर्म हो गया वो, है ना। तो दिस कैन बी रिड्यूस, इसको हम कैसे बचाएं, उसका रेजिस्टेंस कम करके, तार का, कॉपर की तार का रेजिस्टेंस कम करके। अब रेजिस्टेंस कम कैसे होगा, बेटा आपने पढ़ा है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। हम एरिया को चौड़ा कर देंगे, हम कॉपर की जो तारे होंगी उनको थोड़ा चौड़ा कर देंगे, एरिया बड़ा हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, बराबर है। तो जो तारें थी उन तारों को हम थोड़ा चौड़ा बनाते हैं ताकि क्या हो, थोड़ी मोटी वायर लेते हैं ताकि क्या हो, रेजिस्टेंस कम हो तो हीट कम पैदा हो, बराबर है। यस। हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, ध्यान सुनना, हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है। अब यार देखो, एसी करंट के अंदर क्या है ना, एसी सोर्स के अंदर क्या है, करंट चेंज होगा। देखो देखो मेरी बात को ध्यान सुनना, मैंने यार अभी से ना डायग्राम चाहिए होता है इसके लिए ना, जैसे अपना नोट्स की कॉपी निकालो, जो तुमने अभी भी डायग्राम बनाया हो, मस्त सा डायग्राम देखो जो मैंने बनाया था। अब उसमें क्या है, करंट आ रहा है। अब मान लो करंट आ रहा है इस डायरेक्शन में, करंट आ रहा है इस डायरेक्शन में, है ना, करंट आ रहा है ऐसे, मान लो ऐसे, करंट ऐसे आ रहा है, करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, ऊपर को, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को। लेकिन ये तो एसी करंट है, ये तो एक टाइम इंटरवल के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, ये तो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो एसी करंट की डायरेक्शन, अभी वो ऐसे आ रहा है, थोड़ी देर के बाद वो यहां से आएगा ऐसे ऐसे करके, फिर वो ऐसे जाएगा, फिर वो ऐसे आएगा। अब यार ये करंट तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो अगर करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, अगर करंट ऐसे ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को, अगर करंट ऐसे करके नीचे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे को, यानी बार बार वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बदल रहा है। करंट अपनी डायरेक्शन को बदल रहा है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल रही है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, अभी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे ऐसे, फिर बाद में मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी मैग्नेटिक फील्ड को क्या होना है, पहले तो उसको, जैसे पहले करंट बढ़ रहा है, एसी करंट में क्या होता है, एसी का ग्राफ ऐसा जाता है ना, ऐसा ऐसा, तो शुरुआत में तो करंट बढ़ेगा, तो करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, फिर क्या है, करंट घट रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, करंट जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। उसके बाद करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज, तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, हाँ है ना। यानी साला क्या, एक तो अच्छा खासा पहले वो एक तरफ मैग्नेटाइज हुआ, मैं एक तरफ क्या हुआ, मैग्नेटाइज, मैग्नेटिक फील्ड बड़ी 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 बड़ी, है ना। अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड घटी 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 घटी, अब उसे दूसरी डायरेक्शन में अपनी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है, अब उसे दूसरी डायरेक्शन में अपनी, क्योंकि करंट ने अपनी डायरेक्शन बदल ली है, और अगर करंट ने अपनी डायरेक्शन बदल ली है तो मैग्नेटिक फील्ड को अपनी डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड अपनी डायरेक्शन बदलेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड अपनी डायरेक्शन बदलेगा तो क्या होगा, वो बार बार ऐसे हुआ मैग्नेटाइज, फिर डीमैग्नेटाइज, और डायरेक्शन बदल के इधर मैग्नेटाइज, इधर मैग्नेटाइज, फिर इधर मैग्नेटाइज, क्योंकि करंट अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, करंट इधर को तो मैग्नेटिक फील्ड मान लो इधर को हो गई, करंट ने डायरेक्शन बदली तो मैग्नेटिक फील्ड इधर को। तो भैया बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होने में उसे एनर्जी का लॉस होगा, उसका एनर्जी का क्या होगा, लॉस। तो इसी लॉस को हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस।
Hysteresis loss occur when the AC rapidly magnetize and demagnetize the core, which expends energy as appears as heat. कह रहा है बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने में एनर्जी का लॉस होता है। तुम किसी चीज को एसी, जैसे मान लो एसी है, अब तुमने अचानक से चलाया तो उसका जो मोटर वगैरह है जो काम कर रही है ना, वो काम करना स्टार्ट हुआ। अब जब तुम उसे बार बार चलाओ बंद करो तो लोड ज्यादा पड़ेगा। लोड क्या, मम्मी क्लास चल रही है, नाश्ता ब्रेकफास्ट दोपहर 12 सी इन टेंशन है ना कि माई सन नॉट ईटिंग ब्रेकफास्ट है ना। देखो तो मैं कहना चाह रहा हूँ हम मम्मी फ्लो बिगाड़ दिया मम्मी। देखो मैं कहना चाह रहा हूँ हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज के चक्कर में क्या हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है हमारा। देखो तो यहाँ पे क्या है, यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर, हम सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होता है, वो इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है, इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तुम स्टील रख दो, वो एक तरफ मैग्नेटाइज हो जाएगा, फिर डीमैग्नेटाइज नहीं होगा वो आसानी से, फिर लॉस होगा और ज्यादा। इस लॉस को कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस, बराबर है, यस। अब एक तीसरा क्या होता है, फ्लक्स का लॉस क्या होता है। अब यार इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड उधर जाना तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो हम पता है इसको कैसे बनाते हैं, ऐसे। हम इसको ऐसे बनाते, देखो ये हो गया इधर तार, और दूसरी तार को भी हम इधर ही लपेटते हैं, ऐसे, यस। तो दोनों तारों को हम एक साथ लपेटते हैं ताकि फ्लक्स का लॉस ना हो। जितना फ्लक्स यहां से अगर करंट निकला है आई, जितना करंट I1 है ना, जितना करंट चेंज हो रहा है उतना ही इसके अंदर सारा जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स है वो इसके अंदर से भी पास हो, फ्लक्स मैक्सिमम आए, लॉस ना हो कॉइल के अंदर। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनाते हैं। वो तो हम समझने के लिए बना देते हैं यार कि अलग अलग बना दिया ना, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। असल में ऐसा होता है, बराबर है। तो फ्लक्स लॉस अकर व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस इन द प्राइमरी कॉइल इज नॉट कंप्लीटली लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल। जब सारा प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स सेकेंडरी में ना हो पाए तो उसे हम फ्लक्स लॉस कहते हैं। और फ्लक्स लॉस होगा तो एनर्जी ज्यादा नहीं आएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा नहीं आएगी, करंट इंड्यूस नहीं होगा भैया। तो इससे कैसे बचे, दिस कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग शेल टाइप कॉइल। तो हम ऐसे शेल टाइप कॉइल बनाते हैं, ऐसे, है ना, ऐसा बनाते हैं, क्लियर। इससे लॉस बच जाता है। अगला है एडी करंट। एडी करंट लॉस क्या होता है, मेरी बात को ध्यान सुनना। एडी करंट लॉस होता क्या है, जब प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट जाएगा, ऐसे करके, जब प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट जाएगा, तो प्राइमरी कॉइल के अंदर जब एसी करंट जा रहा है तो ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन उसके अंदर उल्टी डायरेक्शन में करंट आएगा। अरे अगर एसी करंट इधर को जा रहा है तो सेल्फ इंडक्शन के लिए ईएमएफ वो खुद का भी तो इंडक्शन, अरे खुद का भी तो सेल्फ इंडक्टेंस लाएगा वो। अगर कॉइल के अंदर करंट ऐसे है, बढ़ रहा है, तो उसका खुद का सेल्फ इंडक्शन भी तो आएगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा तो खुद की कॉइल के फ्लक्स चेंज हो रहा है तो खुद भी तो करंट इंड्यूस करेगा वो जो सेल्फ इंडक्शन होता है ना, उसी को नाम हम दूसरा क्या बोल देते हैं, एडी करंट बोल देते हैं। जो वो इंड्यूस करंट करता है अपने अंदर जो उसका करंट इंड्यूस होता है। देखो एडी करंट अकर व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इन द प्राइमरी कॉइल चेंजेस कॉजिंग करंट टू फ्लो इन सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक उल्टी डायरेक्शन में उसके अंदर खुद से सेल्फ इंडक्शन वाला इंड्यूस्ड करंट बहेगा, उसकी वजह से एनर्जी का लॉस होगा। इसे हम बोलते हैं एडी करंट। इसे हम क्या बोलते हैं, एडी करंट, की भैया इससे भी एनर्जी का लॉस हो रहा है, बराबर है। ये था हमारे 4 लॉसेस, और मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको सारा समझ में आ गया, चैप्टर खत्म हो गया है। सारे एग्जांपल्स करो, आपसे हो जाएंगे, पूरी बैक एक्सरसाइज करो, आपसे हो जाएंगे। ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जिसमें हमने टॉपिक के बाद सवाल ना करे। हमें टाइम लग रहा है,
लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है, लग रहा है यार, है ना यार। अब टाइम लगने का कारण भी है क्योंकि यार सवाल भी कर रहे हैं यार, बराबर है ना, तो समय लगता है, बराबर है। ओके बाय बच्चा, टेक केयर। आज का होमवर्क है, आज का होमवर्क है, खैर होमवर्क के साथ साथ तेरे पास बहाना भी होगा, तो आज का होमवर्क है इसकी बैक एक्सरसाइज के एग्जांपल्स, है ना। और जो तेरे को चैप्टर में डाउट आ रहा है ना, उसको एक बार लिख के प्रैक्टिस कर, है ना, एक बार, बराबर है। ओके बाय बच्चा, टेक केयर।